नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सबका इस YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 12th जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं और उसमें हम बात करते हैं स्त्री केसर। पुष्प का मादा जनन भाग, पुष्प का मादा जनन भाग, उसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अब देखिए, स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है, तो इसकी संरचना हम देखें तो स्त्री केसर की संरचना में 3 भाग होते हैं। इस तरह से ये सबसे आगे वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका अग्र। पाइप नुमा ये भाग है, इसको हम कहते हैं वर्तिका। और नीचे की ओर फूला हुआ एक भाग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अंडाशय। तो इस तरह से एक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब वर्तिकाग्र क्या करेगा? यह परागण के दौरान नर युग्मक या जिसको हम पराग कण कह रहे हैं, पराग कण या पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करेगा। वर्तिकाग्र का काम है परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करना। और ये जो वर्तिका है, ये पराग नली यहाँ से जाएगी, पराग नलिका को अंडाशय तक जाने का मार्ग उपलब्ध करवाती है, मार्ग उपलब्ध करवाना। और तीसरा भाग जो अंडाशय है, ये फूला हुआ भाग है, फूला हुआ भाग। और स्त्री केसर का यही भाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अंडप पाए जाते हैं, या इसको ये अंडाशय वाला भाग है, इसको मंडप कहते हैं। और इसी के अंदर बीजांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजांड का निर्माण होता है। और ये जो बीजांड है, इसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। और इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही मादा युग्मक या मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण है वो गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। इसलिए ये जो अंडाशय है, ये फूला हुआ भाग होता है, अंडप कहते हैं इसको। इसमें बीजांड का निर्माण होता है, और ये जो बीजांड है इसको गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। और गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस तरह से ये अंडाशय वाला भाग है वो स्त्री केसर का इम्पोर्टेंट भाग हो जाता है। अब हम स्त्री केसर है, इसको जायांग भी कहते हैं। और जायांग के अंदर यदि एक अंडप पाया जाता है तो इसको एकांडपी बोला जाता है। एकांडपी का मतलब है जायांग के अंदर एक अंडप पाया जाता है। एक से अधिक है तो इसको हम कहेंगे बहुअंडपी। बहुअंडपी मतलब एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं, एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं। क्या अब ये अंडप यदि आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में संलग्न है, तो इसको हम कहेंगे युक्तांडपी। युक्तांडपी मतलब अंडप आपस में जुड़े हुए हैं। यदि अंडप आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको युक्तांडपी कहा जाएगा, और जुड़े हुए नहीं हैं तो इसको हम कहेंगे मुक्तांडपी। मुक्तांडपी में क्या होगा? अंडप आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं है। अंडप आपस में जुड़े हुए
नहीं है। अब युक्ता अंडपी का उदाहरण है, युक्ता अंडपी मतलब जुड़े हुए अंडप किसमें पाए जाते हैं? गुड़हल, टमाटर और भिंडी में, इसमें ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। जबकि एक पौधे का नाम है चंपा, इस पौधे के अंदर ये जुड़े हुए नहीं होते हैं या वियुक्ता अंडपी होते हैं। अंडप के अंदर उत्तक पाया जाता है जिसको हम वो बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अब ये जो बीजांड है, बीजांड की संख्या एक हो सकती है, बीजांड की संख्या अधिक हो सकती है। अब देखिए बीजांड बाद में किसका निर्माण करेगा? बीज का निर्माण करेगा। तो ऐसे फल जिसमें एक ही बीज पाया जाता है, इसका मतलब उसमें बीजांड एक है। और ऐसे फल जिसमें एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं, एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं तो उनमें बीज भी अधिक होंगे। तो बीजांड का निर्माण होगा, बीजांड यदि एक है, यदि एक बीजांड है तो ऐसे फलों के अंदर एक बीज पाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आम, यदि किसी अंडप के अंदर एक बीजांड है तो इससे जब फल का निर्माण होगा तो उसमें एक बीज पाया जाता है। आम। दूसरा उदाहरण लिखा है तो गेहूं, ये हो सकता है। अब यदि बीजांड एक से अधिक है, बीजांड एक से अधिक बीजांड है तो उनमें बीज भी अधिक होंगे, बीज भी अधिक होंगे। उदाहरण के लिए पपीता, पपीते का जो फल होता है उसमें बीज एक से अधिक होते हैं। बीज एक से अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर बीजांड भी अधिक थे। एक और पौधे का उदाहरण है आर्किड। आर्किड ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अधिक पाए जाते हैं, बीजांड अधिक पाए जाते हैं, इस कारण जो बीज है उनकी संख्या भी अधिक होती है। इस बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। और इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर बाद में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण। गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब यदि हम गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना देखें तो वो इस प्रकार है। अब देखिए बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना इस तरह से बीजांड या गुरु बीजाणुधानी होती है। बीजांड व्रंत है वो बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है एक व्रंत के द्वारा, इसको बीजांड व्रंत कहा जाता है। और ये जो बीच वाला भाग है इसको हम बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर खाद्य सामग्री होती है, जो भी ऊर्जा का उत्पादन होगा तो खाद्य पदार्थ है वो यहाँ से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस बीजांड काय के अंदर ही एक भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद स्थित होता है। सामान्यतः जो बीजांड काय है उसके अंदर एक ही भ्रूण कोश पाया जाता है। और ये जो बीजांड काय है इसके अंदर ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, इसको हम कहेंगे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश। इसमें एक तरफ अध्यावरण नहीं होता है, यहाँ जैसे ये अध्यावरण नहीं है, यहाँ पर छिद्र पाया जाता है, इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। इस बीजांड के अंदर है वो अध्यावरण पाया जाता है। बाहर का जो आवरण उसको अध्यावरण कहते हैं। दो होते हैं, बाहर की ओर बाह्य अध्यावरण, अंदर की ओर अंत अध्यावरण। इस तरह से जो बाहरी आवरण होता है उसको हम अध्यावरण कहते हैं। इसके अलावा इसका जो बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट जो भाग है इसको निभाग या चलेजा बोला जाता है, और इसी को ही इस बीजांड का आधारीय भाग कहते हैं। तो इस तरह से ये सामान्य बीजांड की संरचना हो जाती है। हमने बीजांड की संरचना पढ़ी है। भ्रूण कोश की संरचना हम बाद में जब मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्म निर्माण होगा तब इसको अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो गुरु बीजाणुधानी है, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन।
अब गुरु बीजाणु जनन, पहली बात तो ये प्रोसेस किस में होता है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर संपन्न होता है। गुरु बीजाणु धानी के अंदर, गुरु बीजाणु धानी के अंदर यह गुरु बीजाणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखो गुरु बीजाणु जनन के दौरान क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि 2n होती है, द्विगुणित होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। युग्मकों का जब निर्माण होता है तब हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, 4। अब ये गुरु बीजाणु बन गए तो ये n होंगे या अगुणित होते हैं। इस तरह से हम ये कहें कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इसकी हम परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण, गुरु बीजाणुओं का निर्माण गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो सिंपल गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा देखें तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब इस तरह से यहाँ कितने गुरु बीजाणु बन गए, 4। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु हैं इसमें से 3 जो गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। 3 गुरु बीजाणु, ये गुरु बीजाणु हो जाते हैं नष्ट, और एक जो गुरु बीजाणु बचता है, एक जो गुरु बीजाणु बचता है इसको हम कार्यशील गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्यशील गुरु बीजाणु। क्योंकि अब ये जो कार्यशील गुरु बीजाणु है यही आगे जाकर मादा युग्मक या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। इस वजह से इसे कार्यशील गुरु बीजाणु कहा जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान गुरु बीजाणु बनते तो कितने हैं, संख्या में 4, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं और एक जो गुरु बीजाणु होता है वो कार्यशील होता है। और इस एक कार्यशील गुरु बीजाणु से ही किसका निर्माण होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है या मादा युग्म का निर्माण होता है। अब एक कार्यशील गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो रहा है, इस वजह से जो मादा युग्मकोद्भिद बनेगा उसको एक बीजाणुज विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, एक बीजाणुज विकास। एक बीजाणुज विकास, एक बीजाणुज विकास मतलब क्या होगा, एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का बनना। एक कार्यशील, एक कार्यशील गुरु बीजाणु से, एक कार्यशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास एक बीजाणुज विकास कहलाता है। एक बीजाणुज विकास कहलाता है। एक कार्यशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण एक बीजाणुज विकास कहलाता है। अब देखिए, एक बीजाणुज विकास, अब इस दौरान क्या होगा, एक बीजाणु जो विकास है इसमें एक जो सक्रिय गुरु बीजाणु है उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने से उससे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसी को हम एक बीजाणु विकास कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक कार्यशील गुरु बीजाणु है, एक कार्यशील गुरु बीजाणु। अब ये जो कार्यशील गुरु बीजाणु है
अब इसके केंद्रक में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होता है। किसमें होगा, ओनली केंद्रक में विभाजन होगा। तो इस विभाजन के दौरान कितने केंद्रक हो जाएंगे, 2 केंद्रक हो गए, 1 से 2 समसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2 केंद्रक बन गए। इसको हम कहेंगे द्विकेंद्र की प्रावस्था, द्विकेंद्र की प्रावस्था इसको कहा जाएगा। अब द्विकेंद्र की प्रावस्था या 2 केंद्रक है। अब इसमें जो 2 केंद्रक है, ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर, दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर जाते हैं। अब ये जब 2 केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर जाएंगे, देखो जैसे पहले ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, समसूत्री विभाजन हुआ तो एक के अंदर 2 केंद्रक बन गए इस तरह से। अब क्या होगा, इसके अंदर जो दोनों केंद्रक है वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए। अब प्रावस्था कौन सी है, द्विकेंद्र की है, मतलब 2 केंद्र की है, ज्यादा नहीं है। अब इसमें और समसूत्री विभाजन होगा और इनमें समसूत्री विभाजन होगा। अब यदि समसूत्री विभाजन और होगा तो क्या हो जाएगा, कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 से 4, ऊपर की ओर 2, नीचे की ओर 2, केंद्रक कितने हो गए, 4। अब यहां पर 4 केंद्रक है, इसलिए इसको 4 केंद्र की प्रावस्था कहेंगे। 4 केंद्र की प्रावस्था। 4 केंद्र की प्रावस्था के बाद इसमें और समसूत्री विभाजन होता है। अब इसमें और जब समसूत्री विभाजन होता है तो अब कितने केंद्रक हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे। ऊपर की ओर कितने हो जाएंगे, 4, 2 के 4, नीचे की ओर 2 से कितने हो जाएंगे, 4। अब इसको हम 8 केंद्र की प्रावस्था कहेंगे। 8 केंद्र की प्रावस्था। केंद्रक कितने हो गए, 8। अब इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब ये जो 8 केंद्रक है, 8 में से अब क्या होगा, दोनों ओर जैसे यहां के 3 केंद्रक, इधर के 3 केंद्रक, ये 3 केंद्रक और ये 3 केंद्रक, ये तो क्या करेंगे, इनके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और दोनों ये 3 जुड़ जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। यहां पर भी 3 कोशिकाएं बन जाएगी, यहां पर भी 3 कोशिकाएं बन जाएगी। अब ये जो 2 केंद्रक है, एक यहां वाला एक यहां वाला, ये थोड़े बीच में आ जाते हैं दोनों। अब ये दोनों बीच में आ जाएंगे तो ये दोनों मिलकर एक कोशिका का निर्माण हो गया। और ये तीनों जो कोशिका हैं आपस में मिली हुई है, एक ये दूसरी कोशिका और ये तीसरी कोशिका, ये 3 कोशिकाएं इस तरह से बन जाती है। और इस सिरे की ओर 3 कोशिकाएं, ये 1, ये 2 और ये तीसरी कोशिका बन जाती है। माना ये कौन सा सिरा है, बीजांड द्वार वाला सिरा। कौन सा सिरा है, ये है बीजांड द्वार वाला और ये है निभाग वाला सिरा, निभाग। अब इस तरह से बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं होती है, ये तीनों मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अंड समुच्चय, या इसको अंड उपकरण भी कहा जाता है। बीच में जो एक कोशिका है जिसमें केंद्रक 2 है, इसको ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है, या इसको द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। निभाग की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। इस तरह से एक जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, उनमें विभाजन होने से ये जो संरचना बनी है, अब इसको हम बोलते हैं मादा
युग्मकोद्भिद, या हम कहेंगे इसको भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद इसको कहा जाएगा। अब देखिए जब बीजाणु द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय बनाती है और निभा की ओर 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है, बीच में है वो ध्रुवीय केंद्र या द्वितीय केंद्र कहलाता है। अंड समुच्चय के अंदर देखो जो 2 कोशिकाएं हैं, पार्श्व में जो 2 कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। क्या कहेंगे? सहायक कोशिकाएं। और एक जो बीच में कोशिका होती है, बीच में जो एक कोशिका है इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलेंगे? अंड कोशिका। तो इस तरह से एक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना देखिए, भ्रूण कोश में हमने अभी बात की कि जो आवर्तबीजी पौधे हैं, जो पुष्पीय पौधे हैं, उनमें जो भ्रूण कोश है उनका विकास एक बीजाणु से होता है, इसलिए इसको एक बीजाणु विकास कहते हैं। अब इसमें ये भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। बीजाणु द्वारीय सिरा है, निभागीय सिरा है। बीजाणु द्वारी जो सिरा है इधर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, एक अंड कोशिका है और 2 सहायक कोशिका है। इन सबको मिलाकर हम कहेंगे अंड उपकरण या अंड समुच्चय। बीच में द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। निभागीय सिरे की ओर की 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। इस तरह से एक प्रारूपी यदि भ्रूण कोश की बात करें, आवर्तबीजी जो पौधे हैं, आवर्तबीजी पादपों में एक प्रारूपी जो भ्रूण कोश होता है, प्रारूपी जो भ्रूण कोश होता है उसमें कोशिकाएं कितनी होती है? 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक आवर्तबीजी पौधे हैं, उनका जो प्रारूपिक या टिपिकल जो भ्रूण कोश है उसमें कितनी कोशिकाएं होती है? कोशिकाएं होती है 7, केंद्र कितने होते हैं? 8। क्लियर है? अब देखो कोशिकाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7। केंद्रक देखें तो 3 केंद्रक ये है, 3 केंद्रक ये है, इसमें 2 केंद्रक है, इसलिए ये है वो कोशिका 1 है, लेकिन केंद्रक इसमें 2 है। अब ये जो द्वितीय केंद्रक है इसमें 2 केंद्रक है, इसलिए ये है वो 2n होता है। बाकी अंड कोशिका भी n होती है, सहायक कोशिका n होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी n होती है। तो इस तरह से ये सामान्य भ्रूण कोश की संरचना है। भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, लेकिन जो मादा युग्मक है वो हम अंड कोशिका को कहेंगे। इसमें पाई जाने वाली जो अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका को मादा युग्मक कहा जाता है। जब पराग कण वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेंगे परागण के दौरान, तो उसमें जो जनन कोशिका होती है उसमें विभाजन से 2 नर युग्मक बनते हैं। जो 2 नर युग्म बनेंगे, एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से संलयित होता है, इसी को हम कहते हैं निषेचन। और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है और इसको हम कहेंगे त्रिशल्यन। इस तरह से आवर्तबीजी पौधों के अंदर तो निषेचन है वो 2 बार होता है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। नवासी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार जो अंड कोशिका है इसी को हम कहेंगे मादा युग्मक। अब ये अंड कोशिका है, मादा युग्मक है, इससे जब एक नर युग्मक संलयित होगा तो इससे बाद में जाइगोट और इससे बाद में भ्रूण का निर्माण होगा। और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संलयित होगा तो इससे फिर त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण होगा, जो इस भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो पोषण की आवश्यकता होगी उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया स्त्री केसर, जायान, गुरु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन के बाद में हमने एक भ्रूण कोश का या मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण हुआ उसकी संरचना के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।